नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ट्रैक टू टीरियम यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम देखेंगे जून महीने का करंट अफेयर भाग 3, जिसमें हम 21 जून से 30 जून तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया धरती आबा जनभागीदारी अभियान यानी कि दाजा 2025 की समुदाय को सशक्त बनाने के लिए सबसे बड़ा अभियान है। ऑप्शन से आपके किसान, महिला, जनजातीय समुदाय और युवा। तो दोस्तों, जो दाजा 2025 यानी कि धरती आबा जन भागीदारी अभियान या भारत का अब तक का सबसे बड़ा जनजातीय सशक्तिकरण अभियान है, जो 15 जून से 15 जुलाई तक चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य 5.5 करोड़ से अधिक जनजातीय नागरिकों को कनेक्ट करना है, उन तक सीधा पहुंचना है। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। दाजा किससे कनेक्टेड है? ट्राइबल कम्युनिटी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस शहर में ग्लोबल पोटैटो रिसर्च हब CIP साउथ एशिया रीजनल सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन है आपके शिमला, पटना, आगरा और देहरादून। भारत सरकार ने हाल ही में CIP साउथ एशिया रीजनल सेंटर की स्थापना उत्तर प्रदेश के आगरा में करने की मंजूरी दी है। यह केंद्र आलू और शकरकंद यानी कि स्वीट पोटैटो की खेती को वैज्ञानिक रूप से उन्नत बनाने में मदद करेगा। तो आपका ऑप्शन सी सही है, आगरा। अगला क्वेश्चन है। भारत के अमृत मिशन ने 2025 में कितने वर्ष सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं? ऑप्शन हैं आपके 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष और 15 वर्ष। तो दोस्तों, अमृत यानी कि अटल मिशन फॉर रिजेन्युएशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन मिशन, जिसे 2015 में शुरू किया गया था, उसने 2025 में अपने 10 साल सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य शहरी भारत को जल, स्वच्छता और हरित बुनियादी ढांचे की सुविधा से लैस करना था। अमरूद 2.0 मिशन, जिसे 2021 में शुरू किया गया, इसका लक्ष्य है जल सुरक्षित और आत्मनिर्भर शहरों का निर्माण करना। तो अमरूद को लॉन्च हुए कितने टाइम हो गए? 10 साल हो गए। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, नेशनल टर्मरिक बोर्ड का मुख्यालय हाल ही में किस शहर में स्थापित किया गया है, जिसका उद्घाटन अमित शाह ने किया? तो दोस्तों, अमित शाह ने, जो कि केंद्रीय गृह मंत्री हैं भारत के, नेशनल टर्मरिक बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन निजामाबाद, तेलंगाना में किया। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, निजामाबाद, तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है। 2026-27 से किस कक्षा के लिए CBSE द्वारा वर्ष में 2 बार बोर्ड परीक्षा देने की अनुमति दी गई है? तो दोस्तों, सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि CBSE ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुरूप एक बड़ा सुधार करते हुए घोषणा की है कि सत्र 2026-27 से कक्षा 10 के छात्रों को साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा देने की सुविधा मिलेगी। पहली परीक्षा अनिवार्य होगी, जबकि दूसरी परीक्षा वैकल्पिक होगी। जो छात्र अपने 3 विषयों तक शैक्षणिक विषयों में अंक सुधार करना चाहते हैं, वे इसमें भाग ले सकते हैं। आपका ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है। भारतीय रेलवे द्वारा कर्मचारियों को कितनी राशि तक का दुर्घटना मुआवजा बिना किसी प्रीमियम के देने की योजना शुरू की गई है? दोस्तों, भारतीय रेलवे ने अपने कर्मचारियों के लिए एक बड़ी ही बेहतरीन पहल की शुरुआत की है, जिसके तहत कर्मचारियों को 1 करोड़ तक का दुर्घटना बीमा मुआवजा मिलेगा, वह भी बिना किसी बीमा प्रीमियम के। बस इसमें कोई भी रेलवे कर्मचारी हो, ग्रुप डी से लेके ऑफिसर लेवल तक, कितनी भी कम सैलरी हो, कितनी भी ज़्यादा सैलरी हो, बस उनका जो है SBI या और भी साझेदार बैंक हैं जो रेलवे के साथ, उनमें उनकी सैलरी अकाउंट होनी चाहिए। यानी कि जो कर्मचारियों का अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट या इस तरह का अकाउंट ना हो कि वो रेलवे सैलरी पैकेज अकाउंट हो, तो उन्हें जो है इसका लाभ मिलेगा। 1 करोड़ का बीमा उन्हें मिलेगा। तो आपका ऑप्शन डी सही है। यानी कि अगर आपकी डेथ हो जाती है या कुछ इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं, तो आपकी फैमिली को 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। अभी हाल ही में ऐसा एक घटना हुआ है, जिससे यह काफ़ी चर्चा में रहा। अगला क्वेश्चन है। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई नव्या योजना का उद्देश्य किस आयु वर्ग की किशोरी लड़कियों को कौशल प्रशिक्षण देना है? तो दोस्तों, भारत सरकार ने विकसित भारत 2047 विजन के तहत नव्या नामक एक प्रायोगिक कौशल विकास परियोजना शुरू की है। इसका उद्देश्य 16 से 18 वर्ष तक की किशोरी लड़कियों को गैर पारंपरिक क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना है, यानी कि प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। इस योजना को 19 राज्यों के 27 जिलों में लागू किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत नव्या प्रोग्राम जो है उन लड़कियों को लक्षित करती है जिन्हें कम से कम कक्षा 10 तक की शिक्षा प्राप्त की हो और वे रोजगार योग्य, कौशल, आत्मविश्वास और भविष्य के अवसरों से सशक्त बन सकें। यह कार्यक्रम जो है महिला व बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय के संयुक्त प्रयास से प्रधानमंत्री KVY जैसे ढांचों का उपयोग कर संचालित किया जा रहा है। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। 16 से 18 साल के लड़कियों को जो है इस योजना के तहत
कौशल प्रशिक्षण देना है नब्या योजना के तहत। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में कृषि अपशिष्ट यानी कि एग्रो वेस्ट से वीगन लेदर बनाने की इकाइयां स्थापित की जा रही हैं? वीगन लेदर वही जो आजकल कई मोबाइलों में लग कर आते हैं दोस्तों। ऑप्शंस हैं आपके पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर भारत, बुंदेलखंड, राजस्थान। सीएसआईआर और नेक्टर ने मिलकर एक ऐतिहासिक पहल के तहत मेघालय और पूर्वोत्तर भारत में कृषि अपशिष्ट जैसे चावल की पराली और फल अवशेषों से वीगन लेदर यानी कि पशु मुक्त कृत्रिम चमड़ा जिसे बोला जाता है बनाने की इकाइयां स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो आपका ऑप्शन सही होगा बी, पूर्वोत्तर भारत होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस एक्सप्रेसवे पर भारत का सबसे लंबा पशु ओवरपास कॉरिडोर बनाया गया है? दोस्तों, भारत ने बुनियादी ढांचे के विकास के साथ साथ वन्यजीव संरक्षण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा भारत का सबसे लंबा एनिमल ओवरपास कॉरिडोर बनाया गया है। तो आपका ऑप्शन सही होगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, ऑप्शन बी। दोस्तों, अभी इस क्षेत्र में भारत में बहुत सारे काम की जरूरत है। जितने भी रेलवे ट्रैक्स हैं उनके किनारे जो है बहुत सारे कैटल्स, गाय, भैंस, बकरे सब कुछ कटते रहते हैं। तो ये जो है वन्यजीव संरक्षण की दिशा में ये अच्छा कदम है और इसे बेहतर करने की जरूरत भी है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में IAEA के साथ सहयोग को आधिकारिक रूप से निलंबित कर दिया है? दोस्तों, IAEA का मतलब होता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अभी जो है हाल ही में जो है ईरान की सांसद ने राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ सभी सहयोग को आधिकारिक रूप से निलंबित कर दिया है। यह फैसला संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर हवाई हमलों के बाद लिया गया। जो ईरान इजराइल युद्ध जो कि 12 दिवसीय संघर्ष रहा, उसके दौरान अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था। 3 जगह हमला किया था अमेरिका ने उसके परमाणु ठिकानों पर। इस कदम से पश्चिमी संस्थाओं के प्रति ईरान का बढ़ता अविश्वास सामने आया है। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। ईरान ने जो है ये जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है उससे अब दूरी बना ली है। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में भारत ने घरेलू जूट उद्योग की रक्षा के लिए बांग्लादेश से जूट आयात को किस बंदरगाह को छोड़कर सभी भूमि और समुद्री मार्गों से प्रतिबंधित कर दिया है? तो दोस्तों, भारत सरकार ने भूमि और समुद्री मार्गों से जूट आयात को प्रतिबंधित किया है। यह प्रतिबंध इसलिए लगाया क्योंकि बांग्लादेश से सस्ती और सब्सिडी वाली जूट सामग्री आ रही थी, जिससे भारत का घरेलू जूट उद्योग विशेषकर ग्रामीण रोजगार, मजदूरी और जूट मिलों की उत्पादकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था। इससे सिर्फ नाहवा शेवा पोर्ट को छोड़कर बाकी सभी भूमि और समुद्री मार्गों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बस जो है नाहवा शेवा पोर्ट से आयात की अनुमति दी गई है। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। अभी आप मई के करंट अफेयर में देखे रहे होंगे, जो बांग्लादेश से कपड़े का आयात हो रहा था उस पर भी कड़ा प्रतिबंध भारत ने लगा दिया था। अभी भारत और बांग्लादेश के रिश्ते तनावपूर्ण हैं। अगला क्वेश्चन है, असम सरकार ने हाल ही में किस समुदाय को ओबीसी श्रेणी में शामिल करने की घोषणा की है? ऑप्शन हैं आदिवासी, मुस्लिम, ट्रांसजेंडर समुदाय, पूर्व सैनिक। दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में आयोजित एक समारोह में 2 ऐतिहासिक घोषणाएं की। पहली घोषणा के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को अब ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़े वर्ग में शामिल किया गया है। इससे उन्हें शिक्षा, नौकरियों और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। दूसरी घोषणा जो है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ICDS यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस के अंतर्गत पर्यवेक्षक स्तर की नौकरियों में 50% का आरक्षण दिया जाएगा। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा सी, ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी कैटेगरी में डाल दिया गया है और वहाँ की जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं उनको 50% का आरक्षण मिलेगा पर्यवेक्षक स्तर तक की नौकरियों में। कहाँ पे? असम में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को की टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल सलखन फासिल्स पार्क किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित सलखन फासिल्स पार्क को हाल ही में यूनेस्को की टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की सूची में शामिल किया गया है। यह पार्क जो है 1.4 अरब वर्ष पुराने स्ट्रोमाइटोलाइट और शैवाल जीवाश्मों के लिए प्रसिद्ध है, जो पृथ्वी पर जीवन के सबसे प्राचीन साक्ष्यों में से माने जाते हैं। इसके वैज्ञानिक मूल्यांकन में बीरबल साहनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान की भूमिका रही। अगला क्वेश्चन है, 2025 में 15 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता पार करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बनी है? तो दोस्तों, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड यानी कि AGEL ने 2025 में 15 गीगावाट की अक्षय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी स्थापित क्षमता को पार कर दिया है।
दोस्तों AGEL द्वारा खावड़ा प्रोजेक्ट विश्व का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र डेवलप किया जा रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में AGEL ने 3,309 मेगावाट क्षमता जोड़ी है, जो कि एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। यह जो है भारत के नेट जीरो 2070 लक्ष्य और विकसित भारत 2047 की दिशा में एक बड़ा योगदान है। दोस्तों भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र किस समूह द्वारा गुजरात के कच्छ में स्थापित किया गया? यहाँ भी अडानी जी ने बाजी मारी है, तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। अडानी ग्रुप ने जो है अडानी न्यू इंडस्ट्री लिमिटेड ANIL, इसने गुजरात के कच्छ में भारत का पहला 5 मेगावाट ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट चालू किया है, जो पूरी तरह अक्षय ऊर्जा पर आधारित है। गुजरात के कच्छ में ANIL का मतलब है अनिल अंबानी नहीं, इसका मतलब है अडानी न्यू इंडस्ट्री लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन RBI द्वारा जारी ई रूपी CBDC के बारे में सही है? दोस्तों RBI का ई रूपी जो है वो, जिसे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि CBDC कहा जाता है, एक क्रिप्टो करेंसी की तरह है। इसे दिसंबर 2022 में लॉन्च किया गया था और मार्च 2025 तक 1,000 करोड़ से अधिक की परिचालन सीमा पार कर चुका है। यह एक टोकन आधारित डिजिटल मुद्रा है, जिसका मतलब यह होता है कि इसे बिना बैंक अकाउंट के कैश की तरह उपयोग किया जा सकता है। यह जो है GST और कैपिटल गेन टैक्स से फ्री होता है, यानी कि टैक्स की दृष्टि से इसे न्यूट्रल माना गया है। तो पूछ रहा था ई रूपी के बारे में क्या सही है, तो आप ऑप्शन ए है, यह UPI की तरह बैंक आधारित प्रणाली है। नहीं, ये गलत है। यह डिजिटल करेंसी है लेकिन कैश जैसी सुविधाएं नहीं देता देता है, बिल्कुल ये भी गलत है। यह टोकन आधारित कर मुक्त डिजिटल मुद्रा है, ये सही है आपका। एक ऑप्शन और है, इसे GST के तहत टैक्स देना होता है। नहीं, टैक्स फ्री है, न्यूट्रल माना गया है टैक्स टैक्स के मामले में इसे। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ्को ने अपनी पहली विदेशी नैनो उर्वरक इकाई किस देश में स्थापित की है? तो दोस्तों भारत की अग्रणी उर्वरक सहकारी संस्था इफ्को ने अपनी पहली विदेशी नैनो उर्वरक इकाई ब्राजील में स्थापित की है। यह संयंत्र नैनो फर्ट के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में कार्य करेगा। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा, ब्राजील में। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की नई श्रृंखला के लिए कौन सा आधार वर्ष निर्धारित करने जा रही है? तो दोस्तों जो आधार वर्ष था पहले 2012 चल रहा था, तो भारत सरकार ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को अधिक सटीक और आधुनिक उपभोग पैटर्न के अनुसार दर्शाने के लिए इसकी बास्केट और आधार वर्ष में संशोधन करने की योजना बनाई है। वर्तमान CPI का आधार वर्ष क्या है? 2012 है, जिसे अब 2024 में बदला जाएगा। यह बदलाव 23-24 के पारिवारिक उपभोग व्यय सर्वेक्षण यानी कि हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे यानी कि HCES के आंकड़ों पर आधारित होगा, जिसमें लगभग 407 वस्तुओं को कवर किया गया है। नई CPI श्रृंखला 2026 की शुरुआत में लागू की जा सकती है। इसके साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में यह सुझाव दिया गया है कि महंगाई लक्ष्य निर्धारण से खाद्य वस्तुओं को हटाने का भी विचार किया जाए, क्योंकि उनकी कीमतों में आपूर्ति पक्ष से अत्यधिक उतार चढ़ाव होता है। तो आपका ऑप्शन क्या सही होगा? डी सही होगा। 2024 को बेस ईयर बनाया जाएगा, आधार वर्ष बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रांड फाइनेंस 2025 के अनुसार कौन सा भारतीय समूह पहली बार $30 बिलियन ब्रांड वैल्यू पार करने वाला बना है? दोस्तों ब्रांड फाइनेंस 2025 की रिपोर्ट के अनुसार टाटा ग्रुप जो है वह 30 बिलियन ब्रांड वैल्यू पार करने वाला भारत का पहला ब्रांड बन गया है। इस सूची में उसके बाद है इन्फोसिस, उसके बाद है HDFC, जबकि अडानी समूह जो है सबसे तेजी से बढ़ता हुआ ब्रांड घोषित किया गया है भारत का। जो ताज होटल्स है वो जो है AAA+ रेटिंग के साथ भारत का सबसे मजबूत ब्रांड माना गया है। इसके अलावा जोमेटो और बिरला ओपस जैसे ब्रांड्स ने पहली बार सूची में प्रवेश कर भारत के वैश्विक ब्रांड प्रभाव को मजबूत किया है। तो आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर सही होगा होगा टाटा ग्रुप। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला ने नासा का इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम सफलतापूर्वक पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी है? तो दोस्तों जो है डांगेटी जानवी आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। ये जो है पश्चिम गोदावरी जिले के पलकोल्लू शहर की हैं। इन्होंने इतिहास रचते हुए नासा के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम को सफलतापूर्वक पूरा किया है। वे इस उपलब्धि को हासिल करने वाली पहली भारतीय नागरिक हैं।
तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, डांगेटी जानवी। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली किस शहर में स्थापित की जा रही है? तो दोस्तों ऐसे जनरली हम क्या लगा देते हैं, बेंगलुरु, क्योंकि हम मानते हैं कि बेंगलुरु जो है वो सिलिकॉन वैली है इंडिया की, तो बेंगलुरु सही होगा। लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर सही है वो है अमरावती। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली की स्थापना आंध्र प्रदेश के अमरावती में की जा रही है, जिसकी शुरुआत 2026 जनवरी से प्रस्तावित है। इसमें जो है IBM, LTI, माइंडट्री और TCS जैसी प्रमुख कंपनियां साझेदारी कर रही हैं। इसे जो है नेशनल क्वांटम मिशन के तहत विकसित किया जा रहा है। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, अमरावती में। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 को भारतीय वायुसेना के किस ग्रुप कैप्टन ने SpaceX फाल्कन 9 से ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा की? तो ये तो बहुत चर्चा में रहा, शुभांशु शुक्ला सही आंसर है। और भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला SpaceX के फाल्कन 9 ब्लॉक 5 रॉकेट से अपनी ऐतिहासिक यात्रा शुरू की। या प्रक्षेपण जो है कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया, जो कि एग्जियाम 4 मिशन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले दूसरे भारतीय हैं शुभांशु शुक्ला। राकेश शर्मा के बाद ही शुभांशु शुक्ला दूसरे भारतीय बने हैं ISS पर जाने वाले। इस मिशन का नेतृत्व जो है नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्री पेगी विटसन कर रही हैं। इसमें पोलैंड और हंगरी के मिशन विशेषज्ञ भी शामिल हैं। 14 दिन की इस यात्रा में टोटल 60 वैज्ञानिक प्रयोग किए जाएंगे, जिसमें 7 प्रयोग भारत में डिजाइन किए गए हैं। ये प्रयोग जो है माइक्रोग्रेविटी, जीव विज्ञान और पदार्थ विज्ञान से जुड़े होंगे। और ये जो हैं भारत के तो दूसरे अंतरिक्ष यात्री हैं, लेकिन विश्व के जो है 634वें अंतरिक्ष यात्री बने हैं शुभांशु शुक्ला। ये लखनऊ के रहने वाले हैं। तो कैनेडी स्पेस सेंटर कहाँ पे है? ये फ्लोरिडा में है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, फ्लोरिडा में। और इसी के साथ सारी जानकारियाँ इससे रिलेटेड जो है कवर हो गई हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अंबुबाची मेला 2025 का आयोजन किस मंदिर में हुआ? अंबुबाची मेला 2025 का आयोजन जो है 22 जून से 25 जून तक असम के प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर में हुआ, जहां देवी कामाख्या के मासिक धर्म को एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक उत्सव के रूप में मनाया गया। यह अनोखा पर्व मासिक धर्म जैसी सामाजिक वर्जनाओं को चुनौती देता है और नारित्व का सम्मान करता है। कामाख्या मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है और इसकी पूजा विधियां असम की प्रगतिशील सोच और मातृत्व के सम्मान को दर्शाती हैं। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, कामाख्या मंदिर असम। अंबुबाची मेले का आयोजन कहाँ पे हुआ? कामाख्या मंदिर असम में हुआ। अगला क्वेश्चन है, बोनालू उत्सव 2025 की शुरुआत तेलंगाना के किस ऐतिहासिक स्थल से हुई? नीचे आपके ऑप्शंस में तेलंगाना के स्थल दिए गए हैं। तो दोस्तों जो तेलंगाना का पारंपरिक बोनालू उत्सव है 2025 में, इस बार इसकी शुरुआत हैदराबाद के ऐतिहासिक गोलकोंडा किले में हुआ, जहां हजारों श्रद्धालु श्री जगदम्बा महाकाली मंदिर में बोनम यानी कि विशेष भोग चढ़ाने पहुंचे। यह उत्सव नारी शक्ति संरक्षण और लोक आस्था का प्रतीक है। बोनालू कहाँ पे हुआ? गोलकोंडा किले में। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, जन कतरगामा एशाला महोत्सव किस देश में मनाया जाता है? तो दोस्तों कतरगामा महोत्सव जो है श्रीलंका में आयोजित होने वाला एक विशेष महोत्सव है। 2025 में कतरगामा एशाला महोत्सव जो है ध्वजारोहण समारोह के साथ आरंभ हुआ। इसमें विभिन्न धर्मों के हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। यह महोत्सव जो है भगवान स्कंद यानी कि जो मुर्गन थे उनको समर्पित है, और इसे हिंदू और बौद्ध और मुस्लिम समुदाय से एक साथ मिलकर मनाते हैं। इस उत्सव का सबसे विशेष पहलू है कि 500 किलोमीटर लंबी पदयात्रा जो है श्रद्धा और समर्पण के साथ निकाला जाता है। तो आपका ऑप्शन सही होगा सी, श्रीलंका में मनाया जाता है कतरगामा एशाला महोत्सव। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस वन्यजीव प्रजाति की वापसी असम के काजीरंगा कार्बी आंगलोंग क्षेत्र में दर्ज की गई, जिसे पहले वहां से लुप्त माना जाता था? तो दोस्तों एशियाटिक वाइल्ड डॉग, जिसे स्थानीय रूप में ढोल कहा जाता है, को एक बार फिर से असम के काजीरंगा कार्बी आंगलोंग परिदृश्य में देखा गया है। यहाँ पे जो है कुछ टाइम पहले एक्सटिंक्ट कैटेगरी में थे ये जो ढोल यानी कि एशियाटिक वाइल्ड डॉग है। अभी हाल ही में 2022 में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किए गए कैमरा ट्रैप सर्वे में इसकी पुष्टि हुई। विशेष रूप से अमगुरी पशु कॉरिडोर में इसे पाया गया है। तो ऑप्शन बी सही होगा, एशियाटिक वाइल्ड डॉग यानी कि ढोल।
ये है आपका ढोल, सियार की तरह दिखने वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत किस क्षेत्र में फेज 1 जनगणना पूरी कर ली गई है? दोस्तों, भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में प्रोजेक्ट एलिफेंट की समीक्षा बैठक आयोजित की। इसमें बताया गया कि पूर्वोत्तर भारत में हाथी गणना फेज 1 का कार्य पूरा हो चुका है। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा, पूर्वोत्तर भारत में। दोस्तों, प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है भारत सरकार की एक प्रमुख संरक्षण परियोजना है, जिसे 1992 में शुरू किया गया था। जैसे आपका प्रोजेक्ट टाइगर है और प्रोजेक्ट लायन है। प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में शुरू हुआ था। दोस्तों, विश्व हाथी दिवस जो है 12 अगस्त को मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त। एक प्रोग्राम और है माइक प्रोग्राम। हाथियों से रिलेटेड एक प्रोग्राम है जिसको बोलते हैं माइक, MIKE। इसका मतलब होता है मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट। और भारत का पहला हाथी रिजर्व कौन सा था? अगर यह पूछता है तो था आपका मयूरभंज। मयूरभंज उड़ीसा। मयूरभंज जो रिजर्वायर है उड़ीसा में है, और यह जो है पहला हाथी रिजर्व था भारत का। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले तितली अभ्यारण्य का नाम क्या रखा गया है? तो दोस्तों, केरल ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए भारत का पहला तितली अभ्यारण्य यानी कि बटरफ्लाई सेंचुरी शुरू किया है, जिसे अब आधिकारिक रूप से आरालम बटरफ्लाई सेंचुरी नाम दिया गया है। यह अभ्यारण्य पश्चिमी घाट में स्थित है और इसमें 266 से अधिक तितली प्रजातियां पाई जाती हैं। यह पहल लगभग 25 वर्षों की मेहनत का परिणाम है, जिसमें वन विभाग, शोधकर्ता और प्रकृति प्रेमियों का योगदान शामिल है। यहाँ मौसमी तितली प्रवासन, सक्रिय अनुसंधान सहयोग और नई प्रजातियों की खोज जैसे पहलू इसे भारत में जैव विविधता संरक्षण और इको टूरिज्म का प्रमुख केंद्र बना देते हैं। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा, आरलम बटरफ्लाई सेंचुरी, जो कि केरल में है, पश्चिमी घाट में है। तितली अभ्यारण्य बना है भारत का पहला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने 2025 के संयुक्त राष्ट्र सतत विकास यानी कि SDG सूचकांक में कौन सा स्थान प्राप्त कर लिया है? दोस्तों, भारत ने SDG सूचकांक 2025 में 99th यानी कि 99वां स्थान प्राप्त करके टॉप 100 देशों में प्रवेश कर लिया है। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, 99। पूरी दुनिया में अभी केवल 17% जो SDG लक्ष्य रखे गए थे वही ट्रैक पर हैं, बाकी सब ऐसे ही चल रही है। पूर्वी और दक्षिण एशिया को सबसे तेजी से प्रगति करने वाले क्षेत्र के रूप में पहचान मिली है। यह उपलब्धि भारत की एजेंडा 2030 के प्रति प्रतिबद्धता और वैश्विक विकास में नेतृत्वकारी भूमिका को सशक्त बनाती है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी ने यूजे चेस कप मास्टर्स 2025 जीतकर भारत का शीर्ष रैंक वाला खिलाड़ी बनने का गौरव प्राप्त किया है? तो भारत की युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर आर प्रगनंधा ने यूजे चेस कप मास्टर्स 2025 जो कि ताशकंद में खेला गया उसे जीत लिया है। इस जीत के साथ उनका जो लाइव रेटिंग है वो 2778.3 हो गया है, जिससे वे विश्व रैंकिंग में नंबर 4 पर पहुंच गए हैं। वे अब भारत के सर्वोच्च रेटिंग वाले खिलाड़ी बन गए हैं। डी गुकेश, अर्जुन एरिगेसी को पीछे छोड़ते हुए जो आर प्रगनंदा हैं नंबर 4 पे वर्ल्ड में भारत के सबसे शीर्ष रैंक पर चेस प्लेयर हैं। तो आपका ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ICC ने 2025-27 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल में स्लो ओवर रेट को रोकने के लिए कौन सा नया नियम लागू किया है? ऑप्शन है आपके, नो बॉल पर 5 रन पेनाल्टी, स्टॉप क्लॉक सिस्टम, बैटिंग पावर प्ले, फ्री हिट इन टेस्ट। दोस्तों, ICC ने 2025-27 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चक्र के लिए स्टॉप क्लॉक नियम लागू किया है, जिससे टेस्ट क्रिकेट में धीमे ओवर रेट को नियंत्रित किया जा सके। इस नियम के अनुसार फील्डिंग टीम को हर नए ओवर की शुरुआत 60 सेकंड के भीतर करानी होगी। यदि टीम 3 बार उल्लंघन करती है इस चीज का, तो बल्लेबाजी पक्ष को 5 रन की पेनाल्टी दे दी जाएगी। टीम को 2 चेतावनियां मिलेंगी जो कि 80 ओवर पूरे होने के बाद रीसेट हो जाया करेंगी। इसके अतिरिक्त सलाइवा प्रतिबंध यानी कि जो थूक लगाते हैं वो प्रतिबंध लागू रहेगा। यदि गलती से भी लगाया गया तो एम्पायर को अब गेंद बदलने की आवश्यकता नहीं है। टॉप क्लॉक सिस्टम, ऑप्शन बी सही होगा, जो कि जो धीमे ओवर रेट हैं, स्लो ओवर रेट हैं, उसको नियंत्रित करने के लिए लाया जा रहा है टेस्ट क्रिकेट में। यानी कि 60 सेकंड के भीतर आपको दूसरा ओवर शुरू करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा आप टाइम नहीं ले सकते हो।
अगला क्वेश्चन है 2025 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए भारत द्वारा लॉन्च किया गया शुभंकर यानी कि मस्कट का नाम क्या है? दोस्तों, भारतीय पैरा ओलंपिक समिति ने 2025 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए लोगो और शुभंकर यानी कि मस्कट के रूप में विराज का अनावरण किया है। ये जो है मस्कट रहेगा, शुभंकर रहेगा वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का 2025 का, जिसका आयोजन जो है नई दिल्ली में किया जा रहा है। इस बार 27 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच यह पहली बार है जब भारत इसकी मेजबानी करेगा। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, विराज। ये मस्कट रहेगा वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी ने 2 ओलंपिक कांस्य पदक जीतने के बाद हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा की है? तो दोस्तों, ललित कुमार उपाध्याय। ये पूर्व भारतीय फील्ड हॉकी खिलाड़ी हैं। वे 2020 और 24 ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य रहे, उसका हिस्सा रहे। 2021 में उपाध्याय को खेलों में उनकी उत्कृष्टता के लिए अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया। 2021 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया इनको, ललित कुमार उपाध्याय को। वे 2022 से उत्तर प्रदेश पुलिस में पुलिस उपाधीक्षक यानी कि डीएसपी के पद पर कार्यरत हैं। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, ललित कुमार। इन्होंने संन्यास ले लिया है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से, इंटरनेशनल हॉकी से। अगला क्वेश्चन है हाल ही में 2025 पेरिस डायमंड लीग में 88.16 मीटर थ्रो के साथ विजेता कौन बने हैं? तो दोस्तों, नीरज चोपड़ा 2025 पेरिस डायमंड लीग में 88.16 मीटर की शानदार भाले फेंककर यानी कि जेवलिन थ्रो करके यह खिताब अपने नाम कर लिया है। यह उनकी 2 वर्ष में पहली डायमंड लीग जीत है। 8 वर्षों बाद पेरिस में उनकी शानदार वापसी भी है। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा, नीरज चोपड़ा। किस भारतीय विकेट कीपर ने टेस्ट मैचों की दोनों पारियों में शतक लगाकर इतिहास रचा? तो दोस्तों, अभी जो है ऋषभ पंत ने हाल ही में हेडिंगले टेस्ट में यानी कि जो अभी एंडरसन तेंदुलकर टेस्ट के नाम से खेला जा रहा है इंग्लैंड में, उसमें दोनों पारियों में शानदार शतक लगाकर भारतीय क्रिकेट इतिहास में नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। उन्होंने इस मैच में कुल 252 रन बनाए और टेस्ट की दोनों पारियों में शतक लगाने वाले न केवल पहले भारतीय विकेट कीपर हैं बल्कि दुनिया के दूसरे विकेट कीपर भी हैं। पहले यह उपलब्धि जिम्बाब्वे के एंडी फ्लावर ने हासिल की थी। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, ऋषभ पंत जो है विकेट कीपर हैं जिन्होंने टेस्ट मैच के दोनों पारियों में शतक लगाए और टोटल 252 रन बनाए। अगला क्वेश्चन है एनसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 में ज्यूरी पुरस्कार जीतने वाली भारतीय एनिमेशन फिल्म कौन सी है? भारतीय स्टॉप मोशन एनिमेशन फिल्म देसी ऊन, जो कि सुरेश इरियाद द्वारा डायरेक्ट की गई है। एनिमेटर हैं सुरेश इरियाद। इसने जो है बेप्स 2025 जो कि मुंबई में आयोजित किया गया था, इसमें जीतने के बाद फ्रांस के प्रतिष्ठित एनसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल में ज्यूरी अवार्ड जीतकर भारत की रचनात्मक क्षमता को प्रदर्शन किया है। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, देसी ऊन। दोस्तों, इस फिल्म को कैनेंस लायंस 2025 में फिल्म क्राफ्ट लायंस कैटेगरी के लिए शॉर्टलिस्ट भी किया गया है। क्वेश्चन है हाल ही में किस प्रतिष्ठित भारतीय साहित्यिक पुरस्कार को 7 संस्करणों के बाद बंद कर दिया गया? दोस्तों, भारत के सबसे प्रतिष्ठित और समावेशी साहित्यिक पुरस्कारों में से एक जीसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर को 7 संस्करणों के बाद बंद कर दिया गया है। इसकी शुरुआत हुई थी 2018 में। इस पुरस्कार में लेखक को 25 लाख और अनुवादक को 10 लाख तक की राशि दी जाती थी, जिससे यह भारत का सबसे धनात्मक रूप से समृद्ध साहित्यिक पुरस्कार बन गया था। लेकिन जेसीबी लिटरेचर फाउंडेशन के डी रजिस्ट्रीकरण के बाद अब इसे औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया है। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, जेसीबी साहित्य पुरस्कार को समाप्त कर दिया गया है 7 वर्षों के बाद। अगला क्वेश्चन है दिलीप जोशी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उनके द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम क्या है? तो दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बाएं हाथ के दिग्गज स्पिनर दिलीप जोशी का लंदन में 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने भारत के लिए 33 टेस्ट मैच खेले थे और 114 विकेट भी लिए थे। 6 बार 5 विकेट भी लिए इन्होंने। 1981 में मेलबर्न में इन्होंने टूटी उंगली के साथ मैच खेला था। तो दोस्तों, दिलीप जोशी जिनका डेथ हो गया है, जिन्हें भारतीय स्पिन गेंदबाजी को नई ऊंचाइयां देने के लिए हमेशा याद किया जाएगा, उनकी आत्मकथा का नाम है स्पिन पंच।
इनका भी हाल ही में निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है, 26 जून 2025 को प्रकाशित शिखर धवन की आत्मकथा का नाम क्या है? दोस्तों, शिखर धवन ने जो है अपनी आत्मकथा द वन, क्रिकेट, माई लाइफ एंड मोर का विमोचन किया, जिसे हार्पर कॉलिंस इंडिया ने प्रकाशित किया है। इस पुस्तक के माध्यम से शिखर धवन ने अपने क्रिकेट कैरियर, निजी जीवन के संघर्ष, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे और पुनर्निर्माण यानी कि री इन्वेंशन की सच्ची कहानी साझा की है। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। शिखर धवन की आत्मकथा का नाम है द वन, क्रिकेट, माई लाइफ एंड मोर। बाकी ऑप्शंस जो है दोस्तों, प्लेइंग इट, माई वे जो है ये सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है प्लेइंग इट माई वे, जो 2014 में इन्होंने लॉन्च किया था, प्रकाशित हुई थी। ये सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये जो है ये सेंचुरी इज नॉट इनफ जो है वो गांगुली की आत्मकथा है। ये जो है 2018 में प्रकाशित हुई थी। और दोस्तों, गेम चेंजर जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर, जो कि रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं, सबसे फास्ट फास्टेस्ट बॉलर रह चुके हैं विश्व क्रिकेट के। तो उनकी आत्मकथा है गेम चेंजर शोएब अख्तर की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रिकेटर रिंकू सिंह को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस पद पर नियुक्त किया जा रहा है? तो दोस्तों, भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह को, जिन्होंने अपने दमदार प्रदर्शन से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहचान बनाई, अब उत्तर प्रदेश सरकार की खेल कोटा नीति के तहत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त होने जा रहे हैं। यह नियुक्ति अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता प्रत्यक्ष भर्ती नियम 2022 के तहत की जा रही है। भारत के पूर्व G20 शेरपा अमिताभ कांत को हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में सीनियर एडवाइजर नियुक्त किया गया है? अमिताभ कांत जो है, जो कि G20 शेरपा रह चुके हैं पूर्व में और नीति आयोग के CEO रह चुके हैं, उनको फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड, जो कि कनाडा की एक कंपनी है, उसमें सीनियर एडवाइजर नियुक्त किया गया है। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाने के बाद किसे भारत की गुप्तचर एजेंसी रॉ का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, अभी जो है पराग जैन को, जो कि एक वरिष्ठ IPS अधिकारी हैं, उनको रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। ये जो है रवि सिन्हा का स्थान लेंगे, उनके सेवानिवृत्त होने के बाद 30 जून से कार्यभार को संभालेंगे रॉ के नए प्रमुख के रूप में। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, पराग जैन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में जून 2026 तक कार्यकाल का विस्तार मिला है? तो दोस्तों, रवि अग्रवाल, जो कि CBDT के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे, उनके कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ऑप्शन बी सही होगा, रवि अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टी कोवेंट्री को हाल ही में किस वैश्विक खेल संगठन की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, इसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं मार्च महीने के करंट अफेयर में। जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, उसकी नई अध्यक्ष बनी है कौन? क्रिस्टी कोवेंट्री। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, इंटरनेशनल ओलंपिक समिति। ये जो है जिम्बाब्वे की पूर्व तैराक रह चुकी हैं। इनका कार्यकाल जो होगा 8 वर्षों का होगा। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम यानी कि MSME दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, हर साल 27 जून को MSME डे मनाया जाता है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया गया था ताकि छोटे और मध्यम व्यवसायों के योगदान को वैश्विक स्तर पर मान्यता दी जा सके। तो भारत जैसे देशों में MSME क्षेत्र न केवल रोजगार का प्रमुख स्रोत है, बल्कि GDP में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह क्षेत्र आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे अभियानों का प्रमुख आधार है। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा, 27 जून को MSME डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रतिवर्ष 29 जून को मनाया जाने वाला नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे किस महान व्यक्तित्व की जयंती को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे हर साल 29 जून को प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस PC महालनोबिस की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो है 2007 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। महालनोबिस जो हैं, उन्होंने महालनोबिस दूरी का प्रतिपादन किया। वे सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक रहे हैं।
भारत की 5 वर्षीय योजनाओं की संरचना में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। जो भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना रही 1956 से 61 वाला सेकंड 5 ईयर प्लान जो था, वो उसको महालनोबिस प्लान के नाम से भी जाना जाता है। जैसे पहला वाला हेराल्ड डोमर मॉडल के नाम से जाना जाता है, वैसे ही दूसरा पंचवर्षीय योजना जो था वो महालनोबिस मॉडल पे आधारित था। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है। उन्होंने नेशनल सैंपल सर्वे यानी कि एनएसएस की भी शुरुआत की, तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। पीसी महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 29 जून को क्या मनाया जाता है? नेशनल स्टैटिक्स डे मनाया जाता है। 1 और 29 तारीख को मनाया जाने वाला स्पेशल डे है 29 अगस्त। इसको भी ध्यान में रखिएगा। इस दिन जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। जो हॉकी के हीरो थे मेजर ध्यानचंद, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है 29 अगस्त को या नेशनल खेल दिवस। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सार्वजनिक सेवा दिवस यानी कि यूएन पब्लिक सर्विस डे हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो हर साल जो है 23 जून को संयुक्त राष्ट्र सार्वजनिक सेवा दिवस यूएन पब्लिक सर्विस डे मनाया जाता है। तो 2002 में इसकी घोषणा की गई यूएनजीए द्वारा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। तो आपका ऑप्शन सही होगा कौन सा? सी सही होगा। 23 जून को नेशनल यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे मनाया जाता है। इसी के साथ एक चीज़ और ध्यान रखने की ज़रूरत है, 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस भी मनाया जाता है अपने यहाँ, नेशनल सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 2006 से। यह जो है 21 अप्रैल 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो है मैकटेल्फ हाउस दिल्ली में पहली बार भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस के पहले बैच को संबोधित किया गया था। इसी के उपलक्ष्य में 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि बाधिरता दिवस किस महान व्यक्तित्व के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन हैं लुई ब्रेल, एनी सुलिवन, हेलन केलर, स्टीफन हैकिंस। काफ़ी कंफ्यूजिंग है, ऐसे हम लोग जनरली लुई ब्रेल मार देंगे आंसर इसका, क्योंकि हमें पता है जो जो ब्रेल लिपि है वो दृष्टिबाधित लोग उसका यूज करते हैं, तो इससे हम अनुमान लगाएंगे कि ऑप्शन ए सही होगा। लेकिन ऑप्शन ए सही नहीं है। जो आपके हेलन केलर हैं, इनके जन्मदिवस की स्मृति में मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि बधिरता दिवस, जो कि हर साल 27 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। हेलन केलर जो है दुनिया की पहली दृष्टिबाधित व्यक्ति थी जिन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हर साल जो है 23 जून को मनाया जाता है। यह दिन 1894 में बैरन पी रेड्डी कुबर्टिन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की याद दिलाता है। यह दिवस 1948 से शुरू हुआ, तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया जाता है। और इसी के साथ इस सेशन का हम करते हैं एंड।